हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा कंसेप्ट ऑफ एटवुड मशीन। बिना कोई टाइम किल किए हुए हम लोग एटवुड मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 10 कंसेप्ट ऑफ एटवुड मशीन। ठीक है, तो देखिए एटवुड मशीन बेसिकली क्या होती है। ये कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है, बड़ी सिंपल सी एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, देखिए अगर एक ये पुली तो सबने पढ़ी है, एक पुली ले लीजिए और पुली के दोनों तरफ ये धागा इसके ऊपर लिपटा होता है ऐसे अपर सरफेस से, इसलिए कलर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, एक ब्लॉक इधर लटका होगा, एक ब्लॉक ये M1 और ये M2। इस एटवुड, यही यार एटवुड मशीन है। आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कौन सी बड़ी मशीन है। तो सिंपली टू ब्लॉक्स टाइड टू एन आइडियल थ्रेड गोइंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये आइडियल पुली है। अभी यह आइडियल पुली की बात की कर रहे हैं हम। इसको लेके आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे जीवन में फिजिक्स का पहला क्वेश्चन यही था जो मुझे पहली बार समझ में आ गया था, और उसके बाद फिजिक्स की दुनिया बदल गई। यही क्वेश्चन था जो बस पहली बार मुझे समझ में आ गया था। इससे पहले कभी फिजिक्स का एक भी पॉइंट समझ में नहीं आता था, समझ लो एक भी पॉइंट। ये पहला क्वेश्चन मुझे फील हो गया आत्माओं से, उसके बाद दुनिया बदल गई, समझ लो फिजिक्स की। ठीक है, चलिए इसमें कुछ है नहीं, तो दो ही केस होते हैं इसमें। एक तो आपको सिस्टम का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना होगा और धागे में टेंशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। इसको हटा दें, चलो नए पेज पे ले लेते हैं इसको, सिंपल एकदम। ये M2 का मास, ये M1 का मास, धागे में टेंशन T, मान लीजिए आप M2 को M1 से बड़ा मान लो, M2 ग्रेटर देन M1। अगर M2 बड़ा है तो सिस्टम इधर भागेगा पूरा। इतना तो इन्हीं आंखों से समझ में आ रहा होगा, जितना A से ये भागेगा उतना A से ये जाएगा, क्योंकि धागे की लंबाई तो बदल नहीं जाएगी। जितना धागा इधर खींचेगा उतना धागा ऊपर चला जाएगा। तो दोनों के एक्सीलरेशन क्या होंगे, बराबर होंगे। हालांकि आगे कॉन्सेप्ट ये भी आएंगे कि इनके एक्सीलरेशन क्यों बराबर हैं, ये भी आपको समझाएंगे। अगला कंसेप्ट आएगा कंस्टेंट मोशन, तो वहाँ पर ये सब आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बताइए, M2G, इसमें लग रहा होगा M1G। अब ज़रा FBD बना लीजिए, या इक्वेशन ही लिख लो डायरेक्ट, अब इतने कमज़ोर नहीं हो। बताइए इसके लिए, देखिए इसके लिए इक्वेशन बताओ। M2G नीचे T ऊपर, तो ये आ जाएगा M2G माइनस T बराबर M2A। सेकेंड इक्वेशन, इसके लिए ये ऊपर जा रहा है तो T ऊपर, T ज़्यादा होगा तो क्या इक्वेशन लिखेंगे बताइए, T माइनस M1G बराबर M1A। टेंशन को गायब करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो देखिए ये आ जाएगा M2G माइनस M1G बराबर M1 प्लस M2A। तो यहाँ से A आ जाता है M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका इसको मैं बताऊंगा, याद रखने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, इसको याद रखना है। इतना उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए। ठीक है, क्लियर है। ए बराबर इतना आता है। अच्छा, ए की वैल्यू अगर आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, ये भी समझा देता हूँ। तो जैसे M2G माइनस T बराबर M2A, ए की वैल्यू आप यहाँ रखोगे पूरी, M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। जब सॉल्व करोगे, तो मैं कई सालों से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है
M2 इसको भी दिमाग में सेट कर लो, M1 प्लस M2, ये इसमें टेंशन की वैल्यू आ जाती है यार। ये तो सॉल्व करके ही समझ में आएगा तुमको, ठीक है। तो एटवुड मशीन में दो रिजल्ट होते हैं, एक्सीलरेशन का रिजल्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। टेंशन वाले फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको याद करना है। कैसे याद करना है अभी समझाता हूँ इसको, इतना पॉज करके उतारो, ठीक है। चलिए देखो, इसको आप ऐसे याद करो, देखिए जैसे अभी तक हम आपको सारी बातें बताते थे, जैसे ये ब्लॉक होता था और ये ब्लॉक होता था। अगर मान लीजिए इस पे लग रहा है यार F1 का फोर्स और इस पे लग रहा है इधर F2 का फोर्स, और ये टेंशन इसमें इंटरनल, याद करो ये M1 का मास है, ये M2 का मास है। तो पूरे सिस्टम का पिछली क्लास तक आप लोगों ने देखा था कॉमन एक्सीलरेशन, तो ये आ जाता था A कॉमन। तो A कॉमन को लिखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, F नेट अपॉन M टोटल। तो नेट फोर्स, देखिए नेट फोर्स क्या होगा, ये तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। तो F1 ज़्यादा होगा और F2 इसका विरोध कर रहा है, तो F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये इसका कॉन्सेप्ट है लिखने का। तो ए कॉमन एक्सीलेशन इस तरीके से निकलता है, ठीक है, क्लियर। इस तरह से काफ़ी देखा। अब देखो यार एटवुड मशीन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। एटवुड मशीन में ही ऐसा कुछ हो रहा है, ध्यान से देखो। ये ब्लॉक यहाँ लटका हुआ है, इस पे होके धागा ही जा रहा है। इधर कितना मास लटका हुआ था, इधर M1 था लास्ट लेफ्ट में, तो यहाँ पे M1 का मास और इधर ये M2 का मास। आपने M2 को ग्रेटर देन M1 ले लिया है। अब इसी से कंपेयर करो इसको, ठीक है। देखो इसको हटा रहा हूँ, इधर ही मैं इसको, अच्छा इसमें टेंशन देखिए T बना लो, इसमें टेंशन T ऊपर, ये पूरा सिस्टम ऊपर A से भाग रहा है, ये सिस्टम A से नीचे जा रहा है। इधर लग जाएगा बताइए कितना, इधर लग जाएगा M2G और इधर लग जाएगा ये M1G, क्लियर। ये आ जाएगा, इसको हटा दूं, इसको इधर से हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो अगर इस धागे को मैं स्ट्रेट कर दूं, यही कॉन्सेप्ट है, देखो इस धागे को मैं स्ट्रेट कर दूं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो M2 वाला है वो ये होगा, ये M1 वाला ये होगा, और देखो ये टेंशन T इसमें इसको मोशन को सपोर्ट कर रहा है T, और इसमें T M ऊपर की तरफ लग रहा है। तो देखो जब आपने स्ट्रेट किया हुआ इसको तो इसमें T आपको ऐसे लगता दिखाई देगा, और पूरा सिस्टम A से भाग रहा है, ठीक है, A से ये, A से ये। अब देखो इस पर जो राइट को फोर्स लग रहा है, ये जो नीचे की तरफ लग रहा है ये इधर आएगा M2G। इस पर जो विरोध करने वाला फोर्स है, जो अपोज कर रहा है, वो M1G इधर आएगा। तो फिर से देखिए वही वाली बात आ गई। अगर आप पूरा सिस्टम को आप एक ले लेंगे तो बताइए A बराबर आ जाएगा F नेट अपॉन M टोटल। अब नेट फोर्स जो सिस्टम को चलाएगा वो चलाएगा इधर M2G माइनस M1G। तो देखो ये वाला फोर्स चलाएगा इसको, ये अपोज करेगा, तो M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पर अगर सोचोगे तो देखो, मैं से बच्चों को सोचने के लिए बोलता हूँ, आप इसको इस सेंस में मोशन को सोचो। ये सेंस ऑफ मोशन, ये क्या है, सेंस ऑफ मोशन, दिस इज सेंस ऑफ मोशन। अगर ये सेंस ऑफ मोशन है तो इस सेंस ऑफ मोशन में देखो F नेट कितना है डिवाइडेड बाई M टोटल। तो A बराबर नेट फोर्स जो सिस्टम को चलाएगा, तो देखो M2G चलाएगा, M1G विरोध करेगा, टेंशन तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। या आप ये सोचो कि अगर ये टेंशन क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सपोर्ट, तो विरोध का सपोर्ट क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, क्लियर। तो इसमें डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखो ये आ जाएगा M2G, ये आ जाएगा M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इस तरह से इसका A डायरेक्ट निकल आएगा, क्लियर है। तो इसको यही याद करने का तरीका होता है। अभी एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ बेसिक वाले, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला केस है, काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। आगे बढ़ें, चलो देखो, जैसे एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करें।
जैसे मान लीजिए ये होता 15 kg का ब्लॉक, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये 5 kg। अब ये मान लीजिए, अब ऑब्वियसली ये ज़्यादा है तो ये इधर भागेगा ए से, तो ये ए से इधर भागेगा। अब देखिए इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बताइए, ये लग रहा होगा 15G। इस पे नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, 5G। तो ये तो सपोर्ट करेगा, ये विरोध करेगा। और देखो आप केवल धागे को सोचना, देखो ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचना इसको, ये सोचो, ठीक, ये सोचो। तो बी ब्लॉक ये, ए ब्लॉक ये, इस पे नीचे की तरफ देखिए 15G, इस पे नीचे की तरफ 5G। अब देखो ये नीचे भागेगा इसे, ये ऊपर भागेगा इसे, धागे का हर पॉइंट ए से भागेगा, हर पॉइंट ए से भागेगा, हर पॉइंट ए से भागेगा, हर पॉइंट ए से भागेगा। तो यही इसका सेंस ऑफ मोशन है। इस सेंस ऑफ मोशन में आपको इस सेंस ऑफ मोशन में, ये इसका क्या, सेंस ऑफ मोशन। मैं यार यही शब्द यूज करता हूं यहां पर, सेंस ऑफ मोशन। तो सेंस ऑफ मोशन में देखो टेंशन तो टी ऐसे आ जाएगा, ये टी, देखो ये जो टेंशन होगा ये मोशन का विरोध करेगा और ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो विरोध का सपोर्ट क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो बताइए ए बराबर आ जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल, ए बराबर। अब बताओ नेट फोर्स जो इस सिस्टम को चलाएगा, यार वो 15G है ना, ये तो विरोध करेगा, तो ये आ जाएगा 15G माइनस 5G डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा, 15 + 5 20। तो ए बराबर ये कितना आ जाएगा बताइए, 10G/20। ये आ जाता है ए बराबर, ये 2 बार मर जाएगा इससे, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ए आ जाएगा 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए निकाल लीजिए, इसके बाद आप टेंशन को फाइंड आउट करो। इतना क्लियर है? तो ए डायरेक्ट निकाल लीजिए, अभी तो मैं आपको लिख लिख के करा रहा हूं, पर थोड़ी देर में आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ए क्लियर हो गया। अब देखो, अब ए पता लग गया आपको, ए बराबर आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, तो देखो टेंशन इसमें टी, इसमें भी टेंशन टी। किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बना दो, एक ब्लॉक का इसी का बना लो। तो इसका बनाओगे तो 15G नीचे टी ऊपर, तो आप लिख देंगे 15G माइनस टी बराबर, ये आ जाएगा 15 इंटू ए की वैल्यू 5 पता है, ये आएगा 150 माइनस टी बराबर 15 इंटू ए 5। तो टी बराबर आ जाएगा 150 माइनस 75, तो टी बराबर आ जाता है 75 न्यूटन। क्लियर? पॉज करके उतार लो, आराम से आराम से उतार लीजिए। हटाएं, चलिए। अगर देखो ये सिस्टम इस तरीके से होता, एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है, एक ब्लॉक ये, मान लो ये 10 kg, ये 5 kg, 5 kg। ठीक है, अब देखिए सब कुछ स्मूथ है। अब देखिए सिस्टम को चलाने वाला तो इसका 10G होगा, इसमें टेंशन ऑब्वियसली ऊपर आ जाएगा, इसमें टेंशन टी यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए ये पहुँचेगा, ये सब आपको आता है। नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल में लगेगा, ये 5G ऐसे लगेगा, ये तो क्लियर है, जितने ए से ये भागेगा उतने ए से ये भागेगा, क्योंकि धागा तो टूट नहीं जाएगा। क्लियर? अब आप केवल सेंस ऑफ मोशन को सोचो, तो देखिए सेंस ऑफ मोशन को सोचोगे तो देखिए ये सोचना आपको, ये
ध्यान से देखो, आप ऐसे सोचिए, केवल धागे को और दोनों ब्लॉक को सोचिए। तो यहाँ पे ये 10 kg का, यह लिख दो सीधे, ये यहाँ पे लगेगा 10G, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, और ये लग जाएगा 5G। इसमें टेंशन T इस तरीके से आएगा, और ये टेंशन T ऐसे आएगा। ये इसका सेंस ऑफ मोशन है ए। तो देखिए ध्यान से सुनना यार, आप बताइए क्या इसका mg और नॉर्मल रिएक्शन इसके मोशन में कोई सपोर्ट या अपोज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लग रहा है मोशन के परपेंडिकुलर, ये लग रहा है मोशन के परपेंडिकुलर। तो मोशन के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स कभी भी मोशन को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन और mg का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। तो इस पूरे सिस्टम को 10G चलाएगा, यही घसीटेगा पूरे सिस्टम को। अच्छा, ये टेंशन यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है और ये टेंशन यहाँ पर विरोध कर रहा है, दोनों क्या कर जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो बताइए इसका अगर ए लिखेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा एफ नेट डिवाइडेड बाई एम टोटल। तो ए बराबर नेट फोर्स जो इस सिस्टम को चलाएगा यार वो 10G होगा, टोटल मास 15 आ जाएगा। तो ये आ जाता है 2G/3 एंड 2G/3 इज नथिंग बट 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाता है। इसके बाद आप टेंशन को फाइंड आउट कर लो, इतना करिए। क्लियर है? चलिए, तो अब आपको ए मिल गया 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब जरा टी को फाइंड आउट कर लीजिए। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, या इसका बना लो, इसी का बना लो। तो इसका एफबीडी बना लीजिए आप। जब इसका बनाएंगे तो देखो 10G इस पर नीचे लगेगा, अब ये सब चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हैं, और टी ऊपर लगेगा। तो 10G माइनस टी बराबर 10 इंटू ए कितना आ जाएगा बताइए? 20/3 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा 100 माइनस टी बराबर 200/3। तो टी बराबर आ जाएगा 100 माइनस 200/3 and this is equal to 100/3 न्यूटन। 100/3 न्यूटन। कर लीजिए जरा, कर लीजिए। कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, अब मान लीजिए इसके अलावा एक से ज़्यादा ब्लॉक लटके होते, जैसे ये होता, दो ब्लॉक इधर लटका दिए, एक इधर लटका दिया, ये धागा इसी के ऊपर होके जा रहा है। ठीक है, ये 10 kg है, ये 4 kg, ये 2 kg। ठीक, अब आपको हर धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो देखिए, अब जरा इधर देख लो, अब ये 4 kg और 2 kg मिला के भी कितना है? 6 kg। इधर 10 kg, तो इधर पूरा सिस्टम इधर ही भागेगा। इसे एक ही धागे से जुड़े हुए हैं, धागा तो टूट नहीं जाएगा, इतना तो आंखों से दिखाई देता है। ये ए से ऊपर जाएगा। अब देखो, एक धागा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसमें टेंशन मान लो टी। एक धागा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसमें टेंशन मान लो टी। एक धागा ये है, इसमें मान लो कोई T1। ठीक, अब जरा इसको भी ऐसे ही करिए। अब एक कॉमन जो आएगा वो आ जाएगा सीधे सीधे एफ नेट अपॉन एम टोटल इज इक्वल टू। अब बताइए नेट फोर्स जो इस सिस्टम को चलाएगा, तो ध्यान से देखना, इस पे जो नीचे की तरफ लगेगा वो लगेगा 10G, इस पे नीचे की तरफ लगेगा 2G, इस पे नीचे की तरफ लगेगा 4G। अच्छा, अब देखिए टेंशन का रोल। टेंशन का रोल बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये टेंशन देखिए, ऐसे सोचता हूं मैं तो बच्चों को कि ये देखिए इधर मोशन हो रहा है, तो ये टेंशन क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। और मोशन ऊपर हो रहा है, ये टेंशन सपोर्ट कर रहा है। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट करेगा और ये उतना ही विरोध करेगा, तो आपस में क्या कर गए? कैंसिल आउट कर गए। यहां पर देखो, ऐसे ये जो T1 का टेंशन है,
देखो अब ये पूरा सिस्टम ये इतना ऊपर जा रहा है, तो ये टेंशन T1 क्या करेगा, विरोध करेगा, और ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर भी आपस में क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट कर जाएगा। तो टेंशन का कोई भी रोल नहीं आएगा, तो केवल ग्रेविटी का रोल आएगा। तो ये 10G का ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, और 4G और 2G के ग्रेविटी दोनों अपोज कर रहे हैं इसको। तो ये आ जाएगा, देखिए 10G सपोर्ट, 4G अपोज, माइनस 2G अपोज, डिवाइडेड बाई टोटल मास 4 + 2 6 और 10 16 आ जाएगा। तो A बराबर आ जाएगा, बताइए कितना आ गया, 2G/16। तो यह आ जाता है G/8। G/8 का मतलब आ गया 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A मेन होता है, तो पहले आप एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर लिया करो, इतना उतारो पॉज करके। फिर T1 और T2 को बाद में फाइंड आउट किया करो, T1 और T2 को बाद में फाइंड आउट किया करो। क्लियर है? चलिए अब T1 और T2 को फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए अब A आपने निकाल लिया, तो A जो निकल के आ गया वो आ गया 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस ब्लॉक का EBD बना लो तो T निकल आएगा। देखिए इस ब्लॉक के लिए क्या लिख दोगे, बताइए, 10G - T बराबर 10 × A। तो यह आ जाता है 100 माइनस T बराबर 10 × 5/4। 100 - T बराबर 50/4, यह आ जाता है 25/2। तो T बराबर आ जाता है 100 - 25/2 इज इक्वल टू आ जाता है 200 - 25/2, एंड दिस इज इक्वल टू 175/2 न्यूटन। क्लियर हो गया? ये आ जाता है। क्लियर हुआ? अब आप 2 kg या 4 kg का EBD बना के T1 को भी फाइंड आउट कर लोगे। चलिए मैं कर देता हूं, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉज करके चाहो तो ट्राई कर लो, कुछ है ही नहीं। क्लियर है? देखिए इसको देख लो जरा, अगर आप इसके मोशन को देखेंगे तो ऊपर जा रहा है, तो T1 ऊपर होगा, T1 ज़्यादा होगा, तो T1 - 2G, T1 - 2G बराबर कितना होगा, बताइए, 2 × A। A कितना था बताइए, 5/4। तो T1 माइनस ये आ जाएगा 20 बराबर, ये कितना आ गया बताइए, 5/2। तो T1 इक्वल टू आ जाता है 20 + 5/2, और ये आ जाता है, जोड़ के देख लो, 22.5 न्यूटन। क्लियर? 22.5 न्यूटन आ जाता है। उतार लो पॉज करके, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है यार। जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी आपको अंदाज़ा नहीं होगा फिजिक्स कितनी आसान होती चली जाती है। कारण बस यही होता है कि पीछे के अगर फंडे सब क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स में कोई दिक्कत आती है। और देखिए क्वेश्चन इसी में, देखिए अगर मान लो ये होता, अब यहाँ पे एक ब्लॉक की जगह 2 ब्लॉक में रख देता, ये होता। ये मान लीजिए 10 kg होता, इसको ले लेते हम 5 kg, इसको ले लेते 15 kg। फिर से आपको हर धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है और आपको इसका कॉमन एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे धागे 2 हैं, ठीक है, एक धागा तो ये से A से लेके B तक, और एक धागा आ जाएगा C से लेके D तक। आराम आराम से देखते रहो, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो इस धागे में टेंशन है T, इस धागे में टेंशन है T, इसमें टेंशन ले लो T1। अब देखिए पूरा सिस्टम धागे से कनेक्टेड है, तो ये तो क्लियर है। ये मान लीजिए अगर A से इधर भागेगा तो ये ब्लॉक भी A से इधर भागेगा, ये ब्लॉक भी A से इधर भागेगा। क्लियर है? अब देखिए इस सिस्टम को चलाने वाला तो ये 10G होगा, और तो कोई होगा नहीं। इतना अब तक क्लियर हो गया, टेंशन का तो कोई रोल आता ही नहीं, केवल एक्सटर्नल फोर्स देख लिया करो। टेंशन तो बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम हो जाता है, जो हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। अब बार बार उसको क्या बोलूँ।
अब देखिए इसके 5G का भी रोल नहीं आएगा, क्यों? ये लग जाएगा मोशन के परपेंडिकुलर। इसके 15G का भी रोल नहीं आएगा, ये भी लग जाएगा मोशन के परपेंडिकुलर। और जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसका भी कोई रोल नहीं आएगा, ना N1 का रोल आएगा ना ही N2 का रोल आएगा। क्लियर? कोई रोल नहीं आएगा। तो बताइए इस पूरे सिस्टम का एक कॉमन आ जाएगा, वही बात लिखेंगे एफ नेट अपॉन एम टोटल। ये जो एफ नेट हम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं इन द सेंस ऑफ मोशन, मोशन के सेंस में जो नेट फोर्स है जो पूरे सिस्टम को चला रहा है, तो वो केवल 10G चला रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? 10G। टोटल मास जो इस फोर्स ने घसीटा, वो तीनों मासेस को इसी फोर्स ने घसीटा, तो 15 + 5 20, 20 + 10 30। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा G/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 10/3। अब आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, तो इस ब्लॉक का BD बना लो, तो इससे T आ जाएगा। इनमें से किसी एक का बना लो तो T बना जाएगा। लेट इसके लिए बना देता हूँ। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे बताइए? 10G नीचे लगा, T ऊपर लगा, क्यों? अब सिस्टम में केवल ये अकेला होगा, अब सिस्टम में केवल ये अकेला होगा। तो इक्वेशन लिख जाएगी 10G - T। 10G - T बराबर 10G - T बराबर क्या लिखेंगे बेटा? 10 × A। क्लियर? तो ये आ जाएगा 100 - T इक्वल टू 10A। A कितना है बताइए? A की वैल्यू है 10/3। क्लियर? तो ये यहाँ से कितना आ गया जरा बताइए? T आ जाता है 100 - 100/3, तो T आ जाता है 200/3 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। तो T का तो आंसर ये आ गया। ठीक है, T का आंसर तो ये आ जाता है। अब जैसे आपको लेट T1 फाइंड आउट करना है, तो इसका BD बना लो, इसका BD बना लीजिए। तो देखिए इसको जब देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में देखिए इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में देखिए इस डायरेक्शन में A से भाग रहा है, और हॉरिजॉन्टल में देखो ये तो N2 और Mg तो वर्टिकल में, तो इधर केवल T1 लग रहा है। तो इसमें इक्वेशन लिखी जाएगी T1 = 15 × A आ जाएगा। ठीक, तो ये T1 = 15A। A कॉमन एक्सीलरेशन कितना आया था बताइए? वो आया था 10/3, तो ये आ जाता है 10/3, ये आ गया 10/3। तो T1 की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 5 टाइम्स आएगा इससे 50 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। क्लियर? एकदम आसान। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हटाइए, हटाएं, आराम से देख लीजिए। ठीक है, हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन ये होता, ये देखिए, ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है पूछा हुआ, कहीं से भी कठिन नहीं, आराम से देख लो। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, तीनों अरेंजमेंट को समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक ब्लॉक है M मास का, और एक इस एटवुड मशीन के ऊपर से धागे से निकला हुआ है, और यहाँ पर एक F1 = 2 mg का फोर्स इसको खींच रहा है। ओके, यहाँ पर सेकंड अरेंजमेंट में क्या है? इधर मास M लटका हुआ है, इधर 2m लटका हुआ है, और ये पूरा जो इसका नाम है B ब्लॉक और इसका नाम है A ब्लॉक। ये A1 से भाग रहा है, ये यहाँ पर A2 से भाग रहा है, और यहाँ पर MM मास दोनों तरफ लटके हुए हैं, और इस पर एक एडिशनल फोर्स और लगा दिया है mg का, और ये A3 से भाग रहा है। तो आपको तीनों को कंपेयर करना है, कंपेयर A1, A2 एंड A3, तीनों को कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए मैं एक लाइन में समझा देता हूँ आपको यहीं। तो कंपेयर का मतलब क्या हो गया? A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो सुनो, पहले यहाँ पर एक फंडा बताता हूँ कि किसी भी मासलेस स्ट्रिंग में अगर एजेंट कभी भी मासलेस धागे पर कोई भी फोर्स लगा दे, वही फोर्स पूरे धागे में ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पर एजेंट ने 2 mg का फोर्स लगाकर इस धागे को खींचा है, तो यही टेंशन पूरे धागे में ट्रांसमिट होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये। तो बताइए, इसने 2 mg का फोर्स लगा के खींचा है, तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा वो कितना आएगा बताइए? 2 mg आएगा। ये जो टेंशन लगेगा, ये जो टेंशन लगेगा
ये जो टेंशन लगेगा वो कितना लगेगा बताइए, 2 mg लगेगा यहाँ पर। यहाँ पे जो टेंशन ट्रांसमिट होगा वो भी कितना होगा, 2 mg ट्रांसमिट होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, 2 mg ट्रांसमिट होगा। और यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, mg लग रहा होगा। अब आपने कहा ये पूरा सिस्टम A1 से ऊपर भाग रहा है, ऑब्वियसली भागेगा, ऊपर वाला फोर्स 2 mg है, नीचे वाला mg है। तो बताइए A1 को जो हम लिखेंगे, A1 को सीधे सीधे क्या लिख देंगे, इसी के लिए देखिए F नेट अपॉन m। तो नेट फोर्स जो इस पर ऊपर की तरफ लगा वो लगा 2 mg माइनस mg डिवाइडेड बाई m। तो ये आ जाता है प्यारे बच्चों g आ जाता है। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिख दीजिए g लिख दीजिए, क्योंकि इसी जगह में उसको सॉल्व करूंगा। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, g आ जाती है। आराम से देख लीजिए, ठीक है, क्लियर। इसको हटा दें। अब इसको देख लीजिए, अब देखना है इसमें, अब ये 2m है तो यहाँ पे तो 2 mg लगेगा, ठीक। यहाँ पे क्या लगेगा बताइए, mg लगेगा। इसमें जो टेंशन होगा T आएगा, इसमें टेंशन T आएगा, इसमें टेंशन T आएगा, इसमें टेंशन T आएगा। अब ये तो वही कॉमन एक्सीलेशन वाला क्वेश्चन है। तो इस सिस्टम को चलाने वाला 2 mg होगा, विरोध mg करेगा, टेंशन हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, इसका कोई रोल आता नहीं। तो बताइए A2 इक्वल टू सीधे सीधे क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा F नेट डिवाइडेड बाई M टोटल, ठीक है। नेट फोर्स जो इस सिस्टम को चलाएगा वो आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 mg माइनस mg डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाएगा 2m प्लस m। तो ये आ जाएगा 3m। तो बताइए कितना आ गया ये मेरे और आपके हिसाब से आ जाता है mg बाई 3m। m से मर जाता है तो ये आ जाता है g बाई 3, ठीक, g बाई 3। तो A2 की वैल्यू आ जाती है g बाई 3। दिस इज इक्वल टू g बाई 3, ठीक है, क्लियर। आराम से देख लीजिए। अब जरा थर्ड वाला भी कर देते हैं, थर्ड वाला यही हो जाएगा। इधर देखो, अब यहाँ पर क्या है, देखो मास दोनों बराबर है। अगर ये एक्सटर्नल एजेंट फोर्स ना लगा रहा होता तो ये सिस्टम कहीं भी नहीं हिलता, ये क्या बना रहता, इक्विलिब्रियम में बना रहता। पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है तो लेट ये A से इधर भागता है, तो ये इधर A3 लिया, तो A3 से ऊपर भागा ये, तो ये A3 से नीचे भागा। मान लीजिए धागे में टेंशन T आ गया, ये टेंशन T इधर ट्रांसमिट हुआ, ये T इधर ट्रांसमिट हुआ। फिर इसमें भी वही लगाएंगे, A3 बराबर बताइए क्या लिखेंगे, F नेट अपॉन M टोटल। तो ये जो A3 आ जाएगा, जो नेट फोर्स जो इस सिस्टम को चलाएगा, देखिए यार देखो इसका mg भी इधर लगेगा, इसका mg इधर लगेगा। तो नेट फोर्स जो इसको चलाएगा वो mg प्लस ये F2, और F2 की वैल्यू कितनी है mg। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 2 mg माइनस mg। जो विरोध करने वाला mg है वो ये वाला माइनस mg लिखा है। और टोटल मास ध्यान रखना, मास टोटल m प्लस m ही है। ये जो एजेंट ने फोर्स लगाया है इसमें इनर्शिया नहीं है, मास नहीं है, उसने उंगली से उसको खींचा है केवल, ये ध्यान रखना। तो इसमें मास 2m ही लिया जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो A3 इक्वल टू आ जाएगा g बाई 2। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, ये आ गई g बाई 2। अब खुद ही कंपेयर कर लो, आपके और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो कौन है बताइए, A1 है। तो A1 सबसे ज़्यादा है, फिर A2 शायद कम है क्योंकि ये g बाई 3 है और वो कितना है g बाई 2। तो फिर आ जाएगा A3 और फिर आ जाएगा A2। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, कहीं से भी कठिन हो तो बताइए। ऐसे क्वेश्चन IITJEE में आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन IITJEE में आते हैं। कर लीजिए आराम से, कर लीजिए आराम से। और देखिए इसमें कॉन्सेप्ट, ये तो करा ही दिया मैंने। अब देखिए मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन। एक ब्लॉक का मोशन स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन पर देख लीजिए जरा, आगे फ्रिक्शन आएगा तो ब्लॉक का मोशन रफ इनक्लाइंड प्लेन पर भी पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए इनक्लाइंड प्लेन क्या होता है। देखो ये जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन होता है, इस पर जब आप कोई ब्लॉक रखते हैं, किसी भी v की स्पीड से जा रहा है, आप f का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये असल में होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ये क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो होता है ये होता है वर्टिकल प्लेन।
अगर यहाँ कोई ब्लॉक है, दिस इज वर्टिकल प्लेन, ठीक। और ये जो होता है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये कोई एंगल थीटा बनाता है, तो ये कहलाता है इनक्लाइन प्लेन। दिस इज इनक्लाइन प्लेन। अच्छा, ये जो थीटा होता है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक। इतना लिखिए जरा, इतना लिखिए, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट, अगर एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर जिसका एंगल थीटा है, एक ब्लॉक को आपने छोड़ा, तो इन जो भगवान ने आपको आंखें दी हैं उनसे बताइए, आपको इधर ही तो चलता हुआ दिखाई देगा ये, और कहाँ दिखाई देगा? इधर ही चलता हुआ दिखाई देगा। अब सारे फोर्सेस देख लीजिए, जो फोर्सेस लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन तो इधर लगेगा, mg लगेगा इधर। कॉन्सेप्ट बता रहे भैया, जरा देख लेना, ठीक। अब देखिए, जब आप कॉज और इफेक्ट डायग्राम बनाएंगे तो आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूँ। जब बॉडी का इक्विलिब्रियम होता है तो बॉडी पर हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होते हैं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी फोर्स के कंपोनेंट कर दो, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब बॉडी एक्सीलरेशन में होती है तो ध्यान रखना, हमको जो कॉज और इफेक्ट डायग्राम बनाने होते हैं, फिर सुन लीजिए, जब बॉडी का एक्सीलरेशन होता है और हमको कॉज और इफेक्ट डायग्राम बनाने होते हैं, तो एक लाइन हम उधर बनाएंगे जिधर बॉडी मूव कर रही है, तो इधर मूव करेगी तो एक लाइन ये, और एक लाइन हमेशा इसके परपेंडिकुलर। तो ये तो कॉज डायग्राम हो गया, और इसी तरीके से एक इफेक्ट डायग्राम बन जाएगा। तो बॉडी इधर जा रही है से। तो पहले कॉज और इफेक्ट डायग्राम को जरा फंडा क्लियर करिए कि अगर बॉडी का एक्सीलरेशन है तो एक लाइन हमेशा उधर ड्रॉ करेंगे जिधर बॉडी क्या कर रही है? एक्सीलरेट कर रही है। ये कंसेप्ट है, अब इसको दिमाग में ले लो, बस खत्म कर दिया हमने, ठीक है। इधर अब देखिए, अब सारे फोर्सेस देखिए, अब नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है और mg लग रहा है इधर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, ध्यान से सुनो जरा, एक कॉन्सेप्ट और आता है। अच्छा, ये एंगल थीटा क्लियर है कि सर कंपोनेंट किस फोर्स के करें? तो फिर सुनिए कि जब बॉडी का इक्विलिब्रियम होता है तो हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होता है, तो चाहे आप इधर कंपोनेंट कर दो चाहे इधर कर दो, कहीं भी कर दो। लेकिन जब बॉडी का एक्सीलरेशन होता है तो एक्सीलरेशन वाले डायरेक्शन में तो फोर्स 100% अनबैलेंस होगा, और फोर्स बैलेंस होगा एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना, हमको सारे फोर्सेस या तो चाहिए होते हैं एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, या चाहिए होते हैं एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने बोल दिया धीमे से, फिर सुन लीजिए। एक्सीलरेशन वाले ऑब्जेक्ट्स में हमको सारे फोर्सेस या तो चाहिए होते हैं एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, मतलब हमको या तो चाहिए सारे फोर्स इधर या चाहिए इधर। तो अब किस फोर्स का कंपोनेंट करेंगे? जो फोर्स एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में ना हो या एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर ना हो, उसी फोर्स का कंपोनेंट कर दो। ये मुझे यार बहुत स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता था, बड़ा आत्माओं से क्लियर हुआ, अपने आप क्लियर हुआ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको भी ये कन्फ्यूजन पूरी फिजिक्स में आएगा, धीमे धीमे अभी आगे चलने दो कि किसके कंपोनेंट करें और किसके ना करें। कंसेप्ट की बात है, हमको सारे फोर्सेस या तो चाहिए होते हैं एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में या चाहिए होते हैं एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर। तो अब बता दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट कर ही नहीं सकते भाई साहब, क्योंकि ये एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर है, जरूरत ही नहीं भाई साहब कंपोनेंट करने की। mg ना एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है ना एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर है, इसके कंपोनेंट 100% करने पड़ जाएंगे। तो देखिए, अलोंग द ये कंपोनेंट आएगा इसका mg साइन थीटा, हालांकि आपको पहले से आता है, और ये कंपोनेंट आएगा इसका mg कॉस थीटा। अब देखिए, कुछ है ही नहीं, पहली इक्वेशन, एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स बैलेंस होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन है नहीं। तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा? mg cos थीटा को। सेकंड इक्वेशन, इस डायरेक्शन में फोर्स अनबैलेंस होगा, फोर्स अनबैलेंस क्या? केवल mg sin थीटा है, एंड दिस इज इक्वल टू ma, m से m मर जाता तो a इक्वल टू कितना आ जाता प्यारे बच्चों? g sin थीटा आ जाता। बहुत बेहतरीन पॉइंट आ गया। तो बताइए कितने एक्सीलरेशन से बॉडी भागेगी? g sin थीटा से भागेगी। इसको आप याद कर लो, इसको आप याद कर लो।
याद कर लीजिए, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी बॉडी फ्रीली अगर छोड़ दी जाए तो कितने एक्सीलरेशन से दौड़ती है? जी साइन थीटा से, जी साइन थीटा से। हटाओ इसको। जैसे उदाहरण के लिए जैसे ये ले लिए 3 केस, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ले लिया, यहाँ पर ये 53 डिग्री का एंगल ले लिया, यहाँ पे 30 डिग्री 37 डिग्री का एंगल ले लिया। और अब एक ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ दें, एक ब्लॉक को यहाँ छोड़ दें, एक ब्लॉक को यहाँ छोड़ दें। मान लो इसको मैं कह रहा हूँ सी ब्लॉक, इसको कह रहा हूँ ए ब्लॉक, इसको कह रहा हूँ बी ब्लॉक। तो यहाँ पर ये एक्सीलेशन से भागेगा A1 से, यहाँ पर भागेगा A2 से, यहाँ पर भागेगा A3 से। क्लियर? हर जगह स्मूथ सरफेस है, म्यू हर जगह क्या है? 0 है। तो बताइए यहाँ पे A2 बराबर सीधे सीधे बताओ। अच्छा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा एक्सीलेशन, ठीक है, वो तो फ्रीली फॉल में भी नहीं करता था, यहाँ भी नहीं करेगा। मास पे डिपेंड नहीं करेगा। भले ही देखो ये 10 kg का है, एक बार मन करता है ये 5 kg का है, ये मान लो 20 kg है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो A2 बराबर बताइए कितना आएगा? सीधे जी साइन ऑफ 53 आएगा। और बताइए 53 कितना होता है? साइन 53 4/5, तो ये आ जाएगा 4g/5 आ जाएगा। A1 बताइए कितना आ जाएगा? A1 आ जाएगा जी साइन 37 आएगा। अब बताइए साइन 37 3/5 होता है, तो ये 3g/5 आ जाएगा। इसी तरीके से बताइए जो A3 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी साइन 60, और साइन 60 कितना होता है बताइए? √3/2, तो ये आ जाएगा √3g/2 आ जाएगा। दिस इज आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से किसी भी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर किसी भी बॉडी को छोड़ दिया जाता है तो कितने एक्सीलरेशन से दौड़ती है? जी साइन थीटा। ठीक है, जी साइन थीटा। चलिए अब देखिए, अब इसमें 2 स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होते हैं। ये मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा का एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये मान लीजिए एच का हाइट है। एक ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया, t = 0 पर u = 0 से रिलीज किया। अब रिलीज किया, मान लो बॉटम पर पहुँचा, ये बॉटम पर पहुँचा, तो बॉटम पर पहुँचेगा तो इसकी कोई स्पीड होगी v, तो v बराबर क्या, और कितने टाइम पर पहुँचेगा? t बराबर क्या। कितने टाइम में पहुँचा ये भी फाइंड आउट करना होता है, t बराबर क्या। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक m मास के ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट से छोड़ा है t = 0 पर, तो यहाँ तक पहुँचेगा तो v की स्पीड क्या होगी और कितने टाइम में पहुँचेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ही फेमस कैलकुलेशन होते हैं और जरा से ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान दे लो। ठीक है, अब देखिए हमें पता है एक्सीलेशन तो कांस्टेंट है, वो तो रटा हुआ है। ए बराबर क्या होगा बताइए? जी साइन थीटा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। ए बराबर क्या होगा बताइए? जी साइन थीटा। अब देखिए ये एच है, तो इस डिस्टेंस को निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा जरा तो देखिए। जरा यहाँ से लगा दिए साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा h/l, तो l इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों h/साइन थीटा लिख दो, या h कोसेक थीटा लिख दो। तो l की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? h कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए इस डायरेक्शन में एक्सीलेशन कांस्टेंट है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ बड़े आराम से। यही डायरेक्शन क्या ले लो बताइए? पॉजिटिव ले लो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगा पाते हैं जब एक्सीलेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, और जी साइन थीटा क्या है? कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो अगर आपको v फाइंड आउट करना है तो सीधे लगा दो v² = u² + 2as। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, इनिशियल तो 0 थी, 2a, a बोले तो कितना? जी साइन थीटा, और s बोले तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? h/ कोसेक थीटा। साइन थीटा को कोसेक थीटा खा गया, नहीं गलत कर गया मैं, गलत कर गया। ठीक, कोसेक थीटा। ठीक, तो ये आ जाता है यहाँ से v² = 2gh, और ये आ जाएगा sin² थीटा, क्योंकि 1/कोसेक थीटा ऊपर जाके क्या बनेगा? साइन थीटा। तो
तो v इक्वल टू आ जाता है √2gh इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। कुछ गलत कर गए क्या हम? एल कितना आएगा बताइए? ये आएगा साइन थीटा बराबर एच अपॉन एल, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से एल आ जाएगा एच कोसेक थीटा, बिल्कुल ठीक है। और एक्सलेशन कितना होगा? जी साइन थीटा होगा। तो वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा एच अपॉन कोसेक थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो यार यहाँ पे हल्का सा एरर कर दिया है, ये एच कोसेक थीटा है, एच अपॉन नहीं है। ये आ जाएगा, इसको हटा दो जरा, हो जाता है यार, हम भी इंसान है, ठीक है। ये आ जाएगा एच कोसेक थीटा, कोसेक थीटा से साइन थीटा मर गया। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 2gh, तो v इक्वल टू आ गया √2gh। इसका मतलब ये क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई। कांस्टेंट कहिए या इसको कहिए, या इसको कहिए आप, ये आ गई 2gh, ये आ गई इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, कितना भी थीटा ले लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एच पे डिपेंड कर रही है केवल वेलोसिटी यहाँ पर। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये हम एच ले लेते यहाँ पे 10 मीटर, और यहाँ पे एंगल ले लेते 30 डिग्री, और यहाँ पर दूसरे में ले लेते एच वही रखते, एंगल ले लेते 60 डिग्री। एच अभी भी यहाँ पे 10 मीटर ही है। अब यहाँ पर भी एक ब्लॉक को छोड़ो या एक बॉल को छोड़ो, जो भी छोड़ो, यहाँ पर भी एक बॉल को छोड़ो, तो दोनों ही केस में एक्सीलरेशन तो अलग अलग होगा। a2 जो भी आ जाए वो सब आपको पता है, g साइन 60 होगा। यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, a1 इक्वल टू जी साइन 30 होगा। पर जब ये बॉल यहाँ पर पहुँचेगी बॉटम पर, यहाँ पर वेलोसिटी v1 मान लो, और यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v2, तो यहाँ पर जो v1 होगा वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, 2gh इस पे डिपेंड करेगा। हालांकि मैंने अभी प्रूव तो कर ही दिया है, पर इसका और बेहतर प्रूव आपको वर्क पावर एनर्जी में समझ में आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो जो v1 इक्वल टू आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 10 × 10, ये बराबर आ जाता है 10√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो v2 आ जाएगा ये आएगा √2gh, तो v2 इक्वल टू आ जाता है √2 × 10 × 10, आंसर दोनों में ही सेम आएगा, इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। एक बार मन करता है कि ये तेज पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं, असल में क्या है, लेंथ भी तो ज़्यादा होगी ना इसको कवर करने की। चलिए खैर वो सब बात है, अभी आप इतना देख लीजिए। क्लियर? हटा दें इसको। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है कि यहाँ से पहुँचने में बॉटम तक टाइम कितना लगा, ठीक है। तो टाइम कितना लगा देखिए जरा, टाइम कितना लगा इसको पहुंचने में। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें लगा दो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये लगा दीजिए। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना है, यही डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट है h कोसेक थीटा बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ a की जगह कितना आ जाएगा बताइए, g साइन थीटा आ जाएगा, और ये t का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ से ये आ जाता है t² इक्वल टू 2h कोसेक थीटा अपॉन g साइन थीटा। अगर हम कोसेक थीटा को नीचे ले लें तो ये आ जाता है 2h अपॉन g साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो टाइम जब लिखेंगे तो टाइम आ जाता है √2h अपॉन g इंटू
1/sin थीटा। तो यहाँ से समझ में आता है आपको, जो टाइम है प्रोपोर्शनल टू 1/sin थीटा है। मतलब ये है कि जब थीटा ज़्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि थीटा ज़्यादा होगा तो साइन थीटा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 1 ज़्यादा इक्वल टू कम होगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो टाइम जो पहुँचने का होगा वो हाइट भले ही सेम हो, सेम हाइट के लिए, क्यों ये तो कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो सेम हाइट के लिए अलग अलग एंगल के लिए टाइम क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। इसको भी देखो यहाँ समझ लो। देखिए हाइट समय जो वही क्वेश्चन लेते हैं फिर से। देखो ये था, ये फिक्स्ड है, ये 10 मीटर ही ले लिया, ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री ले लिया। ठीक, यहाँ पर ये 10 मीटर ही लिया, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री ले लिया। यहाँ पे एक बॉल को रिलीज किया t=0 पर, u=0 से। यहाँ पर भी एक बॉल को रिलीज किया t=0 पर, u=0 से। तो जब ये बॉल बॉटम पर पहुँचेगी, मान लो यहाँ पर v से पहुँचती है, v1 से, अपनी वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट करनी, टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो t1 पर पहुँचती है, और यहाँ पर जब बॉल पहुँचती है तो जो समय हो जाता है वो t2 हो जाता है। तो जो t1 होगा, अभी अभी हमने लिखा, वो कितना होगा, रूट ऑफ, अब मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा, बस दिमाग में रखो, 1/sin30। तो बताइए जो t1 आ जाएगा, sin 30 1/2 होता है, तो ये 1/2 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2h/g ये टाइम लगेगा। यहाँ पे जो t2 लगेगा वो कितना लगेगा बताइए, रूट ऑफ 2h/g इंटू 1/sin60 लगेगा। sin 60 देखोगे तो ये आ जाएगा 2/√3, इतना तो यार आता ही आपको, और 2h/g। तो देखिए कौन सा टाइम ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये टाइम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि √3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे t2 जो लगेगा वो क्या लगेगा, लेस देन t1 लगेगा, क्योंकि इसका एंगल ज़्यादा दिए जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है, और वैसे भी इसको ये डिस्टेंस जो होगा वो कम ट्रेवल करना होगा, एक्सीलरेशन भी इसका यहाँ ज़्यादा होगा, बहुत सारी बातें, इसका एक्सीलरेशन कम होगा, एंगल कम होने से इसको डिस्टेंस ज़्यादा चलना पड़ेगा, ये सब बात है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। ठीक, चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस और देखते हैं इस पर। अब देखिए इसमें भी आप ये काम कर सकते हैं, जैसे जो एटवुड मशीन में किया था, अगर ध्यान से देखें एटवुड मशीन वाला काम यहाँ भी कर सकते हैं, कि जैसे ये ब्लॉक आपने यहाँ पे छोड़ा, तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर मोशन इसका इधर होगा, ठीक है, क्लियर है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, और mg लगेगा इसका ऐसे, ध्यान रखना। और अगर ये एंगल यहाँ से थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये भी एंगल थीटा बनेगा, तो ये बनेगा कितना, mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। तो देखिए अगर हम मोशन के अलोंग देखें, तो मोशन के अलोंग केवल mg sin थीटा लग रहा है, तो mg sin थीटा ही इस ब्लॉक को क्या कराएगा, एक्सीलरेट कराएगा। mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन तो मोशन के क्या लग रहे हैं, परपेंडिकुलर लग रहे हैं यार। तो आप इसमें a को क्या लिख सकते हैं बताइए, a को लिख सकते हैं वही पुराना फंडा, F नेट अपॉन m टोटल। किस सेंस में, मोशन के सेंस में, मोशन के सेंस में, तो मोशन के सेंस में कितना लगा F नेट, mg sin थीटा लगा, ही ध्यान रखना केवल, और टोटल मास कितना है m, तो ये कितना आ गया बताइए, g sin थीटा आ गया, g sin थीटा आ गया। ठीक है, g sin थीटा आ गया, देख लो इसको, g sin थीटा आ गया, क्लियर, g sin थीटा आ गया। देखिए इसका फायदा आपको यहाँ मिलेगा, जैसे मान लो ये दो ब्लॉक होते, ये दो ब्लॉक होते, बहुत अच्छे से देख लो, चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं, और दोनों धागे से बंधे होते, जो भी मास होता। ठीक है, अब देखना, जैसे ये होता 10 kg, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये होता 5 kg। ठीक है, अब जैसे स्मूथ सरफेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसे यही क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, आधे बच्चों की सांस रुक जाएगी। जैसे सवाल में पूछ लूँ, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बताइए, अगर देखिए सुनिए, सबसे पहले अगर ये धागा नहीं होता, ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल बेसिक फिजिक्स बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर धागा नहीं होता दोनों ब्लॉक को आप सरफेस पर रख दो,
यही यार कॉन्सेप्ट होते हैं इनको करने के। आप यहाँ पे 5 kg को भी रख दो, यहाँ पे 10 kg को भी रख दो। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि जो एक्सीलरेशन होता है ब्लॉक का वो यार मास पर डिपेंड नहीं करता है। ये भी कितने से भागेगा बताइए, जी साइन थीटा से भागेगा, और ये भी कितने से भागेगा बताइए, जी साइन थीटा से भागेगा। मतलब दोनों के एक्सीलरेशन क्या होंगे, सेम होंगे। और जब दोनों के एक्सीलरेशन सेम होंगे तो खुद बताइए इसमें कोई टेंशन आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं आएगा। तो इसमें टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब आप कहेंगे सर हमें नहीं मजा आया इसमें, ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लो, तब भी टेंशन जीरो आ जाएगा। देखिए कैसे टेंशन जीरो आ जाएगा, देखिए कैसे। हटाए इसको, कर दें भी, देखो ये तो आपको समझा दिया कि दोनों के एक्सीलरेशन सेम है, इसलिए टेंशन क्या आएगा, इसमें जीरो आएगा। पर इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए कि अगर आपको पता है जी साइन थीटा से भाग रहा है इधर, तो अब आप टेंशन मान लो, चलो टेंशन मान लीजिए, आप टेंशन मान लीजिए कि इसमें टेंशन है, चलो मान लो। इसका आप बीडी बनाओ यहाँ पर, देखो अब आपको पता है कि जी साइन थीटा से भागेगा, जी साइन थीटा से भाग रहा है। तो अगर टेंशन मान लो लगा दिया आपने, तो इधर क्या लगेगा बताइए, अब तो रट गया आपको, एम जी साइन थीटा। इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन, इधर क्या लगेगा बताइए, एम जी कॉस थीटा। तो अब मोशन के सेंस में सोचिए, मोशन के सेंस में जो ए होगा वो क्या लिखा जाएगा बताइए, एफ नेट अपॉन एम टोटल लिखा जाएगा। अब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या बताइए, यह है एम जी साइन थीटा माइनस टी अपॉन एम टोटल, एम तो एम ही है, और ए कितना है बताइए, जी साइन थीटा, बराबर कितना हो गया बताइए, एम जी साइन थीटा माइनस टी अपॉन एम। तो आप सॉल्व कर लो, टी की वैल्यू जीरो आ जाती है यहाँ से भी, तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से भी जीरो आ जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, याद रखने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा रट लो, समझा तो दिया ही, पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिमाग में सेट होने चाहिए कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर, स्मूथ सरफेस पर अगर कितने भी ब्लॉक रख दो, सब एक ही एक्सीलरेशन से दौड़ेंगे, इसलिए कोई भी धागे में टेंशन नहीं आएगा, कोई भी धागे में टेंशन नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 7-8 बना दूँ आपको, तो 7-8 मत बनवाओ, चलो 1-2 ही बनवा लो। जैसे देखो एक ये बना देते, फिर धागे से कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट कर दो। यार ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, इसलिए इनको दूर कर लो अभी, ठीक है। इसका जो भी मास होता, मान लो ये 10 kg होता, ये होता 5 kg, ये होता मान लो 2 kg, ठीक है, 2 kg होता। तो देखिए अगर स्मूथ सरफेस है, अगर सरफेस क्या है, स्मूथ है, म्यू बराबर क्या है, जीरो। तो पता है ये भी कितने से भागेगा बताइए, अगर मान लो थीटा को 30 ले लो, तो ए बराबर जी साइन 30, जी साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी कितने से भागेगा बताइए, ये भी उतने से भागेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी कितने से भागेगा बताइए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और धागे में जो टेंशन होगा, हाँ धागा सीधा रहेगा पर टेंशन इसमें भी जीरो होगा, धागे इसमें भी टेंशन क्या होगा, जीरो ही होगा। हर धागे में टेंशन जीरो होगा, और हर ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से दौड़ेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, दिमाग में सेट कर लीजिए, ये चीज़ें सब काम आती हैं यार क्वेश्चन में, ठीक है। हटाएं, चलिए, पर मान लीजिए इस तरह से होता है यार, ये होता, मान लीजिए ये होता, ठीक है, मान लो 10 kg है, ठीक, ये थीटा यहाँ पर, ये जो भी ले लो, 10 kg ले लें, चलो 10 kg ले लेते हैं, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। चलो इधर भागेगा, इधर ये भागा, तो ये भी ए से इधर भागेगा, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, अब इस सिस्टम को चलाने वाला यहाँ पर 10 G होगा। टेंशन तो बाई द सिस्टम ऑन द सिस्टम हो जाता है, इसका कोई रोल आता नहीं है। इतनी देर से देख रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऐसे लगेगा, और एम जी के सीधे कंपोनेंट करके लगाओ, तो इधर लगेगा कितना, एम जी साइन थीटा, और इधर कितना लगेगा बताइए, एम जी कॉस थीटा। अब मोशन के सेंस में सोचो, तो मोशन के सेंस में ए बराबर क्या लिखेंगे बताइए, एफ नेट अपॉन एम टोटल। नेट फोर्स जो इस सिस्टम को चलाएगा वो 10 G चलाएगा, टेंशन का कोई रोल आता नहीं है। और एम जी साइन थीटा क्या करेगा यार, विरोध करेगा। एम कितना है वहाँ भी 10 है, ठीक है, तो 10 G साइन थीटा विरोध करेगा और 10 G इसको चलाएगा, तो ये आ जाएगा 10 G माइनस 10 G साइन थीटा,
क्लियर, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है बताइए, टोटल मास आ जाएगा 10 + 10, ये आ जाएगा कितना 20। तो ए बराबर कितना आ गया बताइए, बस वही जो लिखा हुआ है, 10g कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 20, इससे ही मर जाता 2 बार, तो ए बराबर ये आ जाएगा 5, 1 माइनस साइन थीटा। एकदम आसान, ठीक है। उतारिए पॉज करके, पॉज करके उतारिए, आगे बढ़े। अब जैसे मान लो ये होता, एंगल मान लो यहाँ पे होता θ2, ये होता θ1, ठीक है, ये होता m2, ये होता m1। अब वही फिर से करना है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, और धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कहीं भी सिस्टम को चला दो, कहीं भी चला दो, लेट इधर चला दिया, ठीक है, तो ये भी इधर भागेगा। तो अब देखिए, अब यार मोशन के परपेंडिकुलर आप फोर्स भी मत लिखा करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मोशन के सेंस में देखिए, इसमें अपोजिट आएगा कितना, m2g साइन θ2 आएगा, और इधर कितना आएगा जरा बताइए, इधर आएगा m1g साइन थीटा बनाएगा। यार इस सेंस में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इस सेंस में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और टेंशन का कोई रोल आता नहीं है, क्योंकि ये टेंशन तो ऐसे लग के रह जाता है, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। तो बताइए जरा ए जो आएगा, ये आ जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। तो ए बराबर नेट फोर्स इन द सेंस ऑफ मोशन, वो कितना आएगा बताइए, ये इसको चलाएगा, ये इसका विरोध करेगा, तो ये आ जाएगा m1g साइन θ1 माइनस m2g साइन θ2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ए बराबर आ गया, वो तो जो लिखा है वही आ गया, m1g साइन θ1 माइनस m2g साइन θ2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। अब देखिए, कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर मान लो ये इधर चलता और हम इधर मान लेते, तो यार वो ए नेगेटिव आ जाता। उस ए नेगेटिव का मतलब होता कि जो डायरेक्शन मैंने मानी है, सिस्टम उधर नहीं चलेगा, उसके अपोजिट चलेगा। एक मैं चेक करके दिखाता हूँ, देखो आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये कन्फ्यूजन आता है बच्चों को, देखो करके दिखाता हूँ चेक। जैसे ये सिस्टम होता, यही कर लेते हैं, अब ये मान लो 10 kg और इधर लटका दिया हमने 5 kg, ठीक है, और ये एंगल मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो इतना तो हमें पता ही सिस्टम इधर भागेगा, पर फिर भी चलो हमने इधर चला दिया, देखो ऐसे कन्फ्यूजन दूर करना है आपका, चला दिया आपने। अब देखना ए नेगेटिव आ जाएगा, और उस ए नेगेटिव का मतलब होगा कि सिस्टम इधर नहीं इधर भागेगा, और उतने ही एक्सीलरेशन से भागेगा। तो देखिए जरा, यहाँ पे लगेगा 10g। अब देखिए, मोशन के परपेंडिकुलर कुछ लिखो ही मत, केवल इधर लिखो, इधर कितना लिखा जाएगा 5g साइन 30, और टेंशन का कोई रोल आता नहीं है, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम लग के रह जाता है। अब इस सेंस में इस अब आपने ये माना है, तो इधर ही आपको ज़्यादा फोर्स मानना पड़ेगा। तो A इक्वल टू बताइए क्या लिखेंगे, चलाने वाला फोर्स 5g साइन 30 माइनस क्या लिखेंगे बताइए 10g, और डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना बताइए 15। तो A बराबर साइन 30 1/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, चेक कर लो, माइनस ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 15। तो ये आ गया मेरे और आपके हिसाब से -75/15, और ये आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए नेगेटिव है, इस नेगेटिव का मतलब एक्चुअल एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इज अपोजिट टू द अज्यूम्ड डायरेक्शन। जो डायरेक्शन आपने माना है,
एक्चुअल एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा। एक्चुअल एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया फंडा। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। अब जैसे ये सिस्टम होता, मान लो ये होता, ये होता, ये होता, ये मान लो 53 डिग्री का एंगल, ये ले लिया। ये मान लो 30 डिग्री का एंगल, ये 10 kg, ये 5 kg, ये 15 kg, कुछ भी ले लो, ये मान लो फिर 10 kg। अब हमको एक्सीलेशन फाइंड आउट करना है और हर धागे में टेंशन फाइंड आउट करना, आखिरी क्वेश्चन है। चलो है, इसी पे हम रोक देंगे, इसके अलावा फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले निकालो आप पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सीलरेशन, वो आपका जिधर मन करे उधर मान लीजिए चलता हुआ। अब आपको ये बात क्लियर है कि अगर पॉजिटिव आ जाए तो जो डायरेक्शन मैंने माना है बिल्कुल ठीक है, और नेगेटिव आ जाए तो एक्चुअली में सिस्टम जो डायरेक्शन मैंने माना उसके अपोजिट चलेगा, जिधर पसंद आ जाए। चलो मैं इधर ही चला देता हूँ, ठीक है, लेट इधर चला दिया, पूरा सिस्टम इधर भगा दिया, पूरा सिस्टम इधर भगा दिया। अब ए लिखिए, अब देखो ध्यान रखना, अब जो भी फोर्स है, जो टेंशन का तो कोई रोल आता नहीं है, तो केवल मोशन के सेंस में देख लीजिए, मोशन के परपेंडिकुलर, इधर तो कोई मतलब ही नहीं भाई साहब, कोई मतलब नहीं। इधर मैंने एरो बना दिया केवल, लेकिन कोई भी लेना देना नहीं है प्लीज़ यार, यही तो सब सीखा अब आपने। अब लेट आपने इधर चलाया है तो अच्छा, टेंशन का कोई रोल आता ही नहीं है, मान लो इसमें टेंशन टी बना गया, कोई रोल नहीं आता मोशन में, एक्सीलरेशन में तो नहीं आता। इधर T2 लग गया, इधर T3 लग गया, ठीक है। अब देखिए ए लिखें, बिना कंपोनेंट के लिख देंगे यार, चलो देखो, चलो कर देते हैं फिर भी कंपोनेंट। इधर कितना लगेगा बताइए, 10G sin 53, इसका तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि mg इधर इस डायरेक्शन में आएगा ही नहीं। इसका देखिए mg कितना आएगा बताइए, इसका आएगा इधर, इसका आ जाएगा 15G और sin 30, इसका ज़रा बताइए कितना आएगा, 10G sin 30, ठीक है, इतना लिख दिया। तो बताइए ए जो आ जाएगा, ए बराबर ये आ जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल, ए बराबर नेट फोर्स जो इस सिस्टम को इस सेंस में चलाएगा, तो वो आएगा 10G sin 53। तो ये आएगा प्यारे बच्चों 10G sin 53। और अपोज करने वाले कौन कौन फोर्स है, माइनस, एक तो इसका करेगा ये कितना 15G sin 30, इसका ये भी विरोध करेगा कितना 10G sin 30, और डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है बताइए, टोटल मास सबका जोड़ लिया 10 + 5 कितना 15, 15 + 15 30, 30 + 10 40, टोटल मास 40। क्लियर हो गया, टोटल मास है 40। तो ए बराबर यहाँ लिख देता हूँ, देखो sin 53 कितना होता है, ओरली कर लो इसको, sin 53 कितना होता है, थोड़ा ऊपर खिसका दिया, ठीक है यहाँ। तो देखो ए बराबर sin 53 कितना होता है, 4/5 होता है, 4/5, 4/5 जब करोगे तो 5 से ये 2 आ जाएगा और 20 आएगा, तो ये आ जाएगा 80, ठीक है, इतना कर लेंगे। माइनस ये कितना होता है 2, तो जी को 2 से डिवाइड करोगे 5, तो ये आ जाएगा 75, माइनस ये कितना आ जाएगा 100 × 1/2, तो ये देखा जाए तो यहाँ कितना आएगा 50 आएगा, इसको 50 लिख दूँ, 50 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 40 बराबर देखिए जरा कितना आएगा, ये आ जाएगा 125, 125 में 80 घटाएंगे तो -45, -45/40, तो ये आ जाएगा मेरे और आपके हिसाब से -40/40, ये कितना आ गया बराबर
9/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम उधर भागेगा जिधर मैंने माना है उधर भागेगा नहीं, उसके अपोजिट भागेगा। उसके क्या भागेगा? अपोजिट भागेगा। अब देखिए, ठीक है, अब ए लिख लीजिए जरा। यार मुझे खिसकाना आ गया अब, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया फिर। कोई दिक्कत नहीं, आज मैं सीख गया हूँ, ठीक है, मैंने प्रैक्टिस कर ली इसकी। अब मैं एकदम सही कर लेता हूँ इसको। ठीक, सही कर लिया। सब उंगलियों का खेल था जो अभी तक नहीं आ रहा था, अब एकदम आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ठीक है, बाद बाकी हटा दूँ तो ए लिख देता हूँ जरा। ए कितना आ चुका है? ए की जो वैल्यू फाइंड आउट की हमने, ए जो निकाला वो आया -9/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब सिस्टम जो डायरेक्शन मैंने माना उधर नहीं चलेगा, उसके अपोजिट चलेगा, तो सिस्टम इधर भागेगा। ठीक है, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन इधर होगा। ठीक है, तो अब एक एक मैं जरा एक दो फाइंड आउट कर देता हूँ, बाद बाकी आप फाइंड आउट कर लेना। अब आपको T1 फाइंड आउट करना है, तो T1 ज़्यादा होगा तभी तो इधर भागेगा। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए इसके लिए? इसके लिए लिखेंगे, देखिए, T1 माइनस, ठीक है, T1 माइनस इधर कितना लग रहा है बताइए? 10G साइन ऑफ 53 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। मास कितना था? 10 और ए था 9/8। तो जो भी टी यहाँ से निकले, इसी तरीके से इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये भी इधर भागेगा, इसके लिए लिखा जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए? 5 इंटू ए। ए कितना था? 9/8। ठीक, तो T1 यहाँ से आ जाएगा, T2 यहाँ से आ जाएगा। इसी तरीके से इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, इसी तरीके से इसके लिए लिखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया से मैंने आपको एटवुड मशीन की प्रैक्टिस कराई, मोशन ऑफ द ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन के फंडे क्लियर किए, और किस तरीके से ये सब चीज़ें देखते हैं एक एक करके क्लियर कर दी। बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, आने वाले फिजिक्स जब आगे बढ़ेगी तो इन चीज़ों से मजबूती आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगी। इसी के साथ लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए।